दोस्तों, एडोब 47 में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस वीडियो का PDF भी आसानी से मिल जाए। और मैं लगातार अब भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक्स डालते जाऊंगा, तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। तो वीडियो को देखते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहली है कि ये संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, यानी कि जितने भी संविधान में क्या है, नहीं है, कैसे, ये सारा संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के हम आसानी से समझ सकते हैं। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ये आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ये उद्देशिका क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया था जो कि संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसी वजह से इसको प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना में है क्या? प्रस्तावना को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इन सब के साथ एक डेट भी दिया गया है। और उस तारीख को बताया गया कि इस डेट को संविधान को अंगीकृत करा गया था। तो हम एक बारीकी से समझेंगे इस शब्द का क्या मतलब होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। और ध्यान रखें, इसमें मैंने थ्योरी सेक्शन के बाद कुछ टेस्ट सीरीज भी लगाए हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उसको भी आप पूरा करें। तो अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन हुआ और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उसमें जोड़ा गया था। और एक ध्यान रखेंगे आप, जो प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो अगर प्रस्तावना की बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। पहला है शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह होता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु होते हैं। इसका मतलब ये होता है भारत का लोग ही भारत के लिए सर्वोपरि है। भारतीय जनता को जो अधिकार मिले वही संविधान का आधार है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभुता शब्द से यह तात्पर्य होता है कि भारत अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी द्वारा बाध्य नहीं है। यह अपना डिसीजन खुद ले सकता है, चाहे वो आंतरिक डिसीजन हो या बाहरी डिसीजन हो, वो भारत उसके लिए स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द का अर्थ यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल सामंजस्य हो। इसका मतलब यह है कि भारत में अमीर हो, गरीब हो, उच्च हो, नीच हो, सब एक समान है। उसमें जितना भी पूंजी का साधन हो, जमीन हो, संपत्ति हो, सबको एक बराबर भागों में बांटा जाता है, ना कि इसमें डिफ्रेंशिएशन है। जैसे कि अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पे एक संघर्ष समाजवादी थे, जो ऊंचे लोगों या अमीर लोग और गरीब लोगों में डिफ्रेंशिएशन करता था। लेकिन भारत में जो समाजवादी है वो मिली जुली या भाईचारा वाला समाजवादी है। उसके बाद है पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर। पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं था कि संविधान के जो निर्माता थे वो ऐसे राज्य की संकल्पना करते थे कि जो भारत एक पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 को जोड़ा, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में भी सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का सम्मान समर्थन प्राप्त है। इससे यह तात्पर्य होता है, इससे ये सरकार की प्रकृति या उसके नेचर को बताता है और सरकार के नज़र में सभी धर्म एक समान है। इसमें कोई धर्म को विशेष मदद या विशेष सपोर्ट नहीं दिया गया है। सब सरकार की नज़र में सब धर्म एक समान है और वो सब धर्म के साथ एक तरह व्यवहार करेंगे। अगला लोकतांत्रिक संविधान के प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहत रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक रक्षण के रूप में है। लोकतांत्रिक शब्द से क्या होता है, क्या हम जानते हैं? लोकतांत्रिक शब्द से यह तात्पर्य है कि उस देश का, जो देश लोकतंत्र हो, वहाँ की जनता ही सर्वोपरि होती है। अगला शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वंशानुगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान ने लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया है। वंशानुगत लोकतंत्र में होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि कोई वंश उस देश पर शासन करते आ रहा है तो उसी का आने वाला वंश उस देश पर शासन करेगा। लेकिन लोकतांत्रिक गणतंत्र में होता है जो उस देश के जनता के द्वारा एक समय अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से चुना गया एक प्रमुख होता है, जो लोकतांत्रिक गणतंत्र में होता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। पहली है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में नहीं होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। वहीं दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी एक समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगला शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। स्वतंत्रता में इसकी कोई व्यक्ति अपना विचार को प्रकट कर सकता है, अपनी एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन वो एक औचित्य होना चाहिए। अव्यवहारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए, अव्यवहारात्मक कार्य नहीं होनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अगला है न्याय। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में तीन न्याय दिए गए हैं। पहला सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इन तीनों से क्या तात्पर्य है? अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो इससे अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है और जितने भी अवसर सरकार के द्वारा दी जाएगी उसमें सबका समान अधिकार होगा। दूसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्योचित वितरण हो और धन संपदा केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो जाए। इससे यह तात्पर्य है कि कोई भी भारत में संपत्ति का वितरण हो तो उसमें अमीर को ज़्यादा मिल जाए, गरीब को कम, ऐसा नहीं है व्यवस्था। इसमें यह कहा गया है कि इसमें समान वितरण प्रणाली होगी, ऊंच हो, गरीब हो, राजा हो या भिखारी हो, सबको एक समान वितरण किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय यह है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। तो इससे तात्पर्य होता है कि भारत में कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, सबको समान अधिकार है। वो अपनी सरकार के पास अपनी बातें रख सके,
बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर में जाके अपनी बातें को रख सके, तो इसके लिए सबको समान न्याय दिया गया है। एक शब्द और है समता। समता या इक्वलिटी से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। समता से तात्पर्य है कि भारत में सभी लोग एक समान हैं और जितने भी अवसर सरकार के द्वारा दी जाएंगी वो सबको एक समान प्राप्त होगा। अगर हम अवसर की बात करें तो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये अवसर की समता हमारे फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है। जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे समता से क्या तात्पर्य है। बंधुत्व। बंधुत्व इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान और दूसरा, देश की एकता और अखंडता को। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो बंधुत्व से साफ शब्द होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के हो सब एक साथ एकजुट होकर रहते हैं और देश की एकता और अखंडता को हम लोग बनाए रखते हैं। ये हमारा यहाँ थ्योरी सेक्शन ख़त्म होता है। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे और ध्यान रखें एक और बात है, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, उसमें कुछ मामले हुए थे जो कि हम आपको नहीं बताया, उसके लिए अलग टॉपिक बनाएंगे, जो फिर भी मैंने इस क्वेश्चन सीरीज़ में उसको लगा दिया है, तो आप वहाँ से कुछ ध्यान रख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कौन सा सत्य नहीं है। पहला है, भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 को है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तीसरा, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया था। चौथा, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 नहीं है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो जहाँ तक हम जानते हैं संप्रभु, समाजवादी, लोकतंत्र है, लेकिन इंडियन या भारतीय शब्द नहीं है। इसमें से संप्रभुता जो है, इसमें से कौन सा संप्रभुत्व भारत के लिए सही है? भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, भारत अपने देश की किसी भी हिस्से को किसी अन्य देश को दे सकता है, या भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। भारत किसी भी राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। चौथा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है? तो सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, अल्पसंख्यक से संबंधित धर्म के लिए विशेष महत्व है, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, या निम्न में से कोई नहीं। जहाँ तक हमें पता है भारत में सब धर्म एक समान है सरकार की नज़रों में है, तो ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? अवसरों की कमी, समानता का अभाव, या सभी वर्गों के लिए समान अवसर? सही आंसर हो जाएगा सभी वर्गों के लिए समान अवसर। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, या नेल्सन मंडेला ने कहा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। क्या कहा इन्होंने कहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा डैश के संविधान से लिया गया है। तो जहाँ मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि भारतीय संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और भारतीय प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो ये ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो मात्र एक बार किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन था 1976 में।
संविधान की प्रस्तावना में संदर्भित 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय है संविधान की प्रस्तावना में, तो ये देखते हैं हम। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की मूल संरचना डैश में निहित है। तो भारत के संविधान की मूल संरचना किसमें निहित है, तो ये निहित है प्रियम्बल या प्रस्तावना में। तो यह हमारा ये खत्म होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक बहुत ही जल्दी मैं लाऊंगा। धन्यवाद।